घर का अर्थ उसी से है, सृष्टि का चक्र उसी से है। घर का अर्थ उसी से है, सृष्टि का चक्र उसी से है। श्रृंगार वात्सल्य उसी के दम पर, कोमलता का मर्म उसी से है। उसके दम से सार्थक पुरुषत्व, उसके आंचल में पले ममत्व, पर अक्सर छोटी दुनिया उनकी, चार दीवारी में बंधक नारित्व। नमस्कार, खुला आकाश के आज के अंक में आपका स्वागत है और इन पंक्तियों के साथ मैं आपका तो स्वागत कर ही रही हूँ। स्वागत करना चाहूँगी आज की हमारी खास मेहमान का, जिनकी पंक्तियाँ मैं अभी आपको सुना रही थी। और पंक्तियों के साथ ही मैं विषय का भी परिचय करा दूं। आज हम बात करेंगे साहित्य में महिलाओं की रुचि के बारे में, और इस विषय पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में हैं श्रुतकीर्ति अग्रवाल जी, जो कि जानी मानी साहित्यकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। जैसा आपकी पंक्तियों से झलक रहा था कि आप शायद महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है, और मैं चाहूँगी कि आज हमारे जो कार्यक्रम में महिलाएं, जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, वो वाकई में सशक्त और जागृत महसूस करें। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगी, और जानना चाहूँगी कि आपकी लेखनी में इंटरेस्ट कैसे हुई। मेरे परिवार में किसी को भी लिखने का शौक़ तो नहीं था, लेकिन मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक़ था। अच्छा। मेरे घर में मेरे फादर को भी पढ़ने का शौक़ था। मुझे एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी मिली अपने घर में। जी। शुरू में तो जो मिला सो पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से रुचि परिष्कृत होती चली गई। अच्छा। तो अब अच्छा पढ़ना अच्छा लगता है, और उसी से कहीं आप जो पढ़ते हैं कई बार उससे सहमत होते हैं, कई बार असहमत होते हैं, तो अपने विचार भी लोगों तक पहुंचाने की इच्छा हुई। शायद इसी से लिखना शुरू किया हो। जी, यानी कि पढ़ने से आपके जो अंदर के विचार है वो तो जागृत होते ही हैं, आप इनरिच भी होते हैं और आपकी सोच डेवलप होती है कि क्या गलत है, क्या सही है, आप इस विषय पे क्या सोचती हैं। और श्रुतकीर्ति जी की तो रुचि ही इसी से शुरुआत हुई कि किस तरह उनके विचारों में मंथन होना शुरू हुआ। जब अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छे विचार जो है वो खुद ब खुद जागृत होते हैं। आपने जो लिखना शुरू किया, तो जैसे कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप लघु कथाएँ भी लिखती हैं, कविताएँ भी लिखती हैं। शुरुआत कैसे हुई? देखिए, साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर समाज में व्याप्त कुरीतियों को, पाखंडों को, जो समय के साथ साथ डेवलप हो जाते हैं, उनको उघाड़ के रख देता है। और जो अच्छी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, लोगों की सोच है, उसको भी रेखांकित करता है। तो समाज को परिष्कृत करने का काम साहित्य करता है। तो मैं भी प्रभावित थी, मुझे लगा मैं इस लाइन में काम करूं तो शायद कुछ कर सकती हूं। मेरे पास मेरे अपने विचार हैं जो लोगों तक पहुंचाने की मुझे बहुत इच्छा है, तो शायद इसीलिए मैं लिख रही हूं, लगातार लिख रही हूं। जी, बहुत सही कहा। पढ़ने से विचार जागृत होते हैं और इसी से आपकी रुचि भी हुई। इनके बारे में मैं बता दूं दर्शकों कि ये थ्रू आउट साइंस की स्टूडेंट रही, काम कॉमर्स में कर रही हैं, लेकिन रुचि साहित्य में है। तो एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी सोच जो है इनकी है, और इसी वजह से ये सोच इस कदर जागृत हुई कि उनकी लेखनी जो है वो इनरिच होती चली गई। आज इनकी कई लघु कथाओं का संकलन है, कई कविताएँ हैं, और कई टेलीफिल्म्स जो है इनकी कथाओं पर बनी हैं। कई इनकी एक पहली नॉवल भी आई है, जिनके बारे में कार्यक्रम में हम धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, विषय है हमारा आज का साहित्य में महिलाओं की रुचि। तो क्यों ना कुछ पंक्तियों के साथ, इनकी कविताओं के साथ जो समाज पे हो या महिलाओं पे जो आप सुनाना चाहें, मैं चाहूँगी कि आप उसकी शुरुआत वहीं से की जाए। मुझे सामाजिक कुरीतियों और समाज में व्याप्त परेशानियों, समस्याओं पर लिखना अच्छा लगता है। जी। तो मैं अपनी एक कविता मुट्ठी भर धरती आपके सामने पेश करती हूँ। जी बिल्कुल। जो जननी है मानवता की, जिसके दम पर सारी सृष्टि, जो जननी है मानवता की, जिसके दम पर सारी सृष्टि, संपूर्ण नहीं जीवन जिसके बिन, उसकी स्थिति पर डालें दृष्टि। क्यों जीवन उसको नहीं मयस्सर, क्यों जीवन उसको नहीं मयस्सर, वो इच्छित नहीं न सपना है, सांसों का भी हक नहीं जिसे, वो रक्त हमारा अपना है। वो तो अभिमान है आंगन का, शोभा है दो परिवारों की, मुट्ठी भर धरती उसको भी दें सेज नहीं अंगारों की। पालें दुलारें मान नेह दें, स्वीकार करें उसको मन से, क्यों बेटों से कमतर रखें, क्यों वंचित हो वो जीवन से। मत भेद करें बेटा बेटी में, हर संतान सहारा है। रस रंग सुगंध माधुर्य सभी कुछ, उनसे संसार हमारा है।
जन्म उसे लेने दें हंसकर, उसके अस्तित्व से प्यार करें, वो ईश्वर की सर्वोत्तम रचना, मत उसका संहार करें, मत उसका संहार करें। जी, बहुत खूब। मान और सम्मान के अधिकारी बेटियां भी हैं, उन्हें ही बेटों की तरह मान दीजिए, प्यार दीजिए और वो भी आपका नाम जो है वो रोशन करेंगी, उनका अपना एक व्यक्तित्व निखर दीजिए, फिर देखिए वो किस तरह से आगे बढ़ के आपके नाम को रोशन करेंगी। मैं जानना चाहूँगी कि इंडिया में क्या स्थिति है लेखिकाओं की, क्या साहित्य में महिलाओं का प्रेजेंस कितना फील हो रहा है, आप क्या महसूस करती हैं? साहित्य में महिलाओं का हमेशा से योगदान रहा है जी। आप देखिए, जिस समय कागज भी नहीं था, उस समय केवल लोगों की ज़ुबानों पर चढ़कर हमारे बन्ना बन्नी, कजरी और सोहर जैसे गीत पीढ़ियों से चले आए हैं और आज तक हमारे बीच में उपस्थित है। उनको कहीं से कागज की सवारी तक नहीं मिली है। इसके अलावा मीरा के पद हर घर में गाए जाते रहे हैं जी। शिवानी पढ़कर में एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है और अमृता प्रीतम वाली बोल्डनेस आज तक लोगों में नहीं आ पाई है। तो हमेशा से स्त्रियां अच्छा लिखती रही हैं और अब तो बहुत ही लिख रही हैं, लेकिन हाँ, सही बात है कि साहित्य वही टिकता है जो अच्छा होता है। हमेशा हर युग में मुझे लगता है बहुत लिखा जाता रहा होगा, लेकिन जो अच्छा होता है वो हमेशा रहता है और बाकी सब अपना थोड़े दिन के लिए होते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जी, शिवानी और अमृता प्रीतम, मुझे भी मैं भी लगता है उसी फेज से गुजर के बड़ी हुई हूँ और आज भी जो महिलाओं की स्थिति है, जैसा कि आप बता रहे थे, शिवानी को पढ़ के लड़कियाँ बड़ी हुई और अमृता प्रीतम की बोल्डनेस अभी भी नहीं आ पाई है। वाकई हमारा समाज आज भी महिलाओं के मामले में उसी चौराहे पे खड़ा है और पता नहीं, शायद महिलाओं की स्थिति बेहतर तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति अभी भी बनी हुई है और ये साहित्य में भी झलकता है। इंडिया में और अब्रॉड में जो महिलाएं हर जगह लिखती हैं, क्या अंतर आप पाती हैं? भारतीय समाज में खुलेपन की थोड़ी कमी तो है जी। अभी और परिपक्वता चाहिए और ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन भविष्य उज्जवल है। बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत तरह से काम कर रहे हैं, तो मैं आशान्वित हूँ। हमारे पास कालजयी रचनाएं हैं, हमारे पास हर भाषा में, हर आंचलिक भाषा में लिखने वाले लोग हैं। सो भविष्य खूबसूरत होगा, मुझे आशा है। जी। साहित्य की कई विधाएं हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए और किन किन पे काम हो रहा है, आप किन पे काम करती हैं, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। साहित्य अनंत आकाश है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया के हर कोने में लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि कहानियाँ आदमी का मन हर मोमेंट बनाता है, बुनता है, कहता है, लिखता है, जीता है। तो साहित्य का जो विस्तार है उसको तो थोड़े से शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेख, निबंध, कहानी, कविताएं, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं जिसमें लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जी। मैं कहानियाँ लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिसमें कि मैं घटनाओं को, समय को और अपनी सोच को बांध पाती हूँ। वैसे मैं लघु कथाएं और कविताएं भी लिख रही हूँ। जी, लघु कथाएं जो है आज बहुत ट्रेंड में है, आज सोशल मीडिया पे खास करके, क्योंकि आज ये समय है, ट्रेंड है सोशल मीडिया का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो लघु कथाओं का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। हाँ। क्या एक लघु कथा में होना चाहिए, किस तरह की लघु कथा होनी चाहिए जो पब्लिक को या जो पाठक वर्ग है उनको ग्रिप कर सके, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ऐसा है कि देखिए, ये इस समय लोगों के पास समय कम है, वो जल्दी से कोई चीज़ को मतलब पढ़ लेना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि लघु कथा इसलिए चलन में आई, और लघु कथा अक्सर सिर्फ एक विषय पर लिखी जाती है, जबकि कहानी बहुत सारी भावनाओं को समेटती है। लघु कथा एक विषय को उठाती है, लेकिन कोशिश ये होती है कि वो जाके मर्म पे चोट करे, कुछ ऐसी बात कह जाए जो कि अगर सार्थक हो तो आदमी की सोच ही बदल के रख दे। जी, लघु कथा में वो बात होती है। जी, मैं देख रही हूँ आप अपने साथ कई जो आपकी संकलन है वो लेके आई हैं लघु कथाओं की। आपकी जो ये कुछ बुक्स हैं जो मैं दिखाना चाहूँगी, इनकी कई सारी बुक्स हैं जो लघु कथाओं की संकलन है, जो मार्केट में अवेलेबल है। बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही, जैसे कि कहते हैं कि मर्म को टच कर जाती हैं कहीं ना कहीं, और सोच को जो है परिवर्तित करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। और मुझे तो बेहद ही मतलब
अंतर मन को मेरे छू गई हैं। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक देखे पढ़ेंगे इन्हें तो वो भी इस चीज़ को महसूस करेंगे। मैं चाहूँगी कि ये जो संकलन है इनके बारे में भी आप मुझे बताइए, और जो जिन चीज़ों पे लिखना आप पसंद करते हैं उनके बारे में भी बताइए, जिन विषयों पर। मैंने आपको बताया कि इस समय लघु कथा पर बहुत काम हो रहा है। ये संकलन है जिसमें बहुत सारे लोगों की लघु कथाएं समेटी गई हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे इसमें अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में प्रयोग करना बहुत पसंद है। सो मैं हर तरह की चीज़ लिख रही हूँ। मैं साहित्यिक भी लिख रही हूँ, लेकिन मैं रहस्य रोमांच भी लिख रही हूँ और हॉरर भी लिखने का मन है। क्योंकि लिखना मेरे लिए शौक़ है, मेरे ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है लिखने के लिए, इसलिए मुझे लगता है मैं प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हूँ। आपने ये मेरे संकलन दिखाए, आप मेरी किताब देखिए, अभी एक तुरंत आई है विरासत। जी जी, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। ये रहस्य रोमांच पर है, एक उपन्यास है, और मेरा वादा है कि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बीच में रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। जी, आपके बोलने के साथ मुझे भी इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं भी पढूं इसे, कि क्या इसकी विषय वस्तु है। और आज साहित्य में तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। आप जिस तरह की रुचि रखते हैं, जिस तरह की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, वो आपको के पास अवेलेबल है। और इसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज सोशल मीडिया। लेखनी पर सोशल मीडिया का बहुत इफेक्ट आया, साहित्य पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। क्या रोल आप महसूस करती है, कितना इम्पैक्ट ये डालता है? हाँ दम्या, बहुत ज़्यादा असर सोशल मीडिया पर आया है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो सिर्फ लिख लेना एक काम नहीं था, उसे फेयर करना, संपादकों तक भेजना और उनके खांचे में फिट होना, ये ज़रूरी होता था। लेकिन आज जिसकी जो इच्छा है वो लिखकर वो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। सही बात है कि इसमें अपरिपक्व रचनाएं भी आएंगी और ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो कि शायद मान्य नहीं हैं, शायद उतनी स्तरीय नहीं हैं, लेकिन पाठक भी तुरंत जुड़ते हैं। पाठक बहुत बार आपको बता देते हैं कि आप कितने पानी में हैं, क्या लिख रहे हैं आप, उसको कौन पसंद कर रहा है, कौन नहीं पसंद कर रहा है। इसमें भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आप अच्छा लिखने को बाध्य होते हैं। सो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत अच्छी रचनाएं आ रही हैं। अगर आप ढूंढिए तो आपको बहुत कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जो अगर हर किसी तक पहुँचे तो सचमुच समाज में परिवर्तन आ जाए। जी, आज सोशल मीडिया पे कई पोर्टल्स हैं, कई ऐप्स हैं जहाँ पे लघु कथाएँ या स्टोरीज जिसे हम कहते हैं, या कविताएं, वो सब अवेलेबल हैं। इंटरेस्ट होने की बात है, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप वहाँ जाके आप उसको पढ़ सकते, जान सकते हैं। यहाँ मैं उन के महिलाओं के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी जो लिखती तो हैं लेकिन उन्हें सोशल मीडिया से इंटरेक्ट होने का या उस तक पहुंचने का जरिया नहीं मालूम है। तो अगर मान लीजिए कोई महिला लिखती हैं, जिस स्तर पे भी लिख रही हो, अगर वो बढ़ना चाहती हैं सोशल मीडिया की ओर, उन्हें कहाँ मूव करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज बन गया है। बहुत सारे ऐप हैं जो लेखकों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसके अलावा भी आप इवन फेसबुक पर भी लिखिए ना, बहुत सारे लोग आपको पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, और अगर आपको पसंद करते हैं तो देन एंड देयर अपनी प्रतिक्रियाएं वहाँ पर आपको देते हैं। ये बहुत बड़ा वरदान है आज के समय में, और अगर आप अच्छा लिखते हैं तो किसी के तक भी पहुँच सकते हैं। जो कुछ लघु कथाओं की जो ऐप्स हैं या पोर्टल्स हैं, उनके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से हमें दर्शकों को पता चले, ताकि जिनको इंटरेस्ट है साहित्य में, लिखने में या पढ़ने में, वो उस तक पहुँच सकें। मातृभारती, प्रतिलिपि, इसके अलावा लघु कथा के परिंदे और लघु कथा फलक, बहुत आप एक बार सर्च मारिए, आपको दर्जन में इस तरह के ऐप मिलेंगे। उसके बाद आप उसकी रचनाओं में जाइए, उसकी रचनाएं अगर अच्छी हैं तो वहाँ आप भी आ जाइए। जी, बहुत सारे ऐप्स हैं स्टोरीज़ के, लघु कथाओं के। अगर कविताएं में इंटरेस्ट है तो कविताओं के, जहाँ अगर आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी, आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, और आप जुड़ सकती हैं पढ़ने में भी और लिखने के लिए भी। जैसा कि हमारे जो गेस्ट श्रुति जी बता रही हैं हमें। एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाहूँगी, समय के साथ जो परिवर्तन आया है, लैंग्वेज में बहुत डिटोरेशन आया है। एक जो लैंग्वेज इनरिच हुआ करती थी, साहित्यिक लैंग्वेज हुई होती थी, उससे धीरे धीरे बहुत डिटोरेशन आया है।
उस समय से अब के समय में बहुत परिवर्तन आया है, तो इसका असर साहित्य पे और खास करके महिलाएं जो इनसे जुड़ी है उनमें क्या फ़र्क आया है, क्या अंतर दिखता है आपको? कम से कम फिल्मों में तो भाषा का स्तर बहुत गिरा है, जी। मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन शायद सच्चाई दिखाने के नाम पर वो उस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं या सेंसर बोर्ड अब उतना ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन साहित्य में मैं कई बार ऐसा देखती हूँ कि ये जो ऐप हैं, ये जो जाने माने ग्रुप्स हैं, ये कहानियों को, कथाओं को सबसे पहले एडिट करते हैं, सबसे पहले उनका संपादन करते हैं, और कम से कम कोई इस तरह की चीज़, मतलब जो कि जिस पर कि कोई ऐतराज़ कर सके, उस तरह की चीज़ों को तो अपने पोर्टल तक नहीं आने देते हैं। मेरा ये अनुभव है, और इससे कम से कम वो कई बार बताते भी हैं, कई बार कार्यशाला भी करते हैं कि किस तरह से लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, और लिखना एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने आप को व्यक्त करने के लिए, तो कोशिश की जा सकती है। जी, अपने आप को व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है साहित्य। और इसी बात पे मैं चाहूँगी कि कुछ पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों से महिलाओं के बारे में, चूँकि हमारा विषय जो है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ सुनाएं। तो मैं आपको माँ पर सुनाती हूँ। माँ एक ऐसा विषय है जिस पर सबसे ज़्यादा लिखा गया है जी। लेकिन मैं कुछ लेकर आई हूँ जो शायद आपको पसंद आए। माँ, जब जब चोट लगी मेरे तन को, याद तुम ही क्यों आई माँ। कोई भी चोट लगती है, कुछ भी होता है, हमारे मुंह से माँ का नाम ही निकलता है। तो जब जब चोट लगी मेरे तन को, याद तुम ही क्यों आई माँ। हर संकट हर दुख में मैंने तेरे नाम की रट क्यों लगाई माँ। जब तक सर पर आंचल तेरा, हर चिंता से मुक्त रहे हम। तुमने झेली हर बाधा मुश्किल, खाए खेले उन्मुक्त रहे हम। जब तक सर पर आंचल तेरा, हर चिंता से मुक्त रहे हम। तुमने झेली हर बाधा मुश्किल, खाए खेले उन्मुक्त रहे हम। तेज धूप में निठुर जहाँ में, हर सीख तेरी काम आई माँ। जब जब चोट लगी मेरे तन को, याद तुम ही क्यों आई माँ। ठोकर खाकर जहाँ गिरे हम, चोट लगी हमें सहम गई तुम। बर्दाश्त नहीं कर पाई एक पल, मेरे आंसू से बिखर गई तुम। ठोकर खाकर जहाँ गिरे हम, चोट लगी हमें सहम गई तुम। बर्दाश्त नहीं कर पाई एक पल, मेरे आंसू से बिखर गई तुम। पर अपने हर गम को भूल, मेरी खुशियों पर इतराई माँ। जब जब चोट लगी मेरे तन को, याद तुम ही क्यों आई माँ। प्रकृति के हर रंग में वो है, नदी हवा सब उसके रूप। भूख प्यास और रोग व्याधि में उसकी स्मृति है निदान अचूक। प्रकृति के हर रंग में वो है, नदी हवा सब उसका रूप। भूख प्यास और रोग व्याधि में उसकी स्मृति है निदान अचूक। ईश्वर के हर रूप में घुल मिल, ईश्वर के हर रूप में घुल मिल, आश्वस्त करे मुस्काई माँ। जब जब चोट लगी मेरे तन को, याद तुम ही क्यों आई माँ। जी, बहुत खूब। माँ, बस एक शब्द के साथ कितनी सारी भावनाएं, कितने सारे विचार, कितने सारी ममत्व, कितना सारा दर्द, सब कुछ एक चीज़, एक शब्द में अगर समेटा जाता है तो वो शब्द है माँ। और इसको कितने बेहतर तरीके से व्यक्त किया है आपने। मन को छू जाने वाली कविताएं, बहुत ही अच्छा लगा आपसे, आपके मुख से सुन के। हमारा देश जो है, खास करके बिहार, यहाँ कई आंचलिक भाषाएं हैं जी। और आंचलिक क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो भी लिखने पढ़ने में रुचि रखती हैं। हमारे बिहार की खास करके बात करें तो आंचलिक क्षेत्रों में भी क्या काम हो रहा है साहित्य की दिशा में? महिलाएं काम कर रही हैं? सबसे पहले तो हर भाषा अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जी, बिल्कुल सही। और निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में काम हो रहा है और सोशल मीडिया वहाँ पर भी सहायक है। अब तो धीरे धीरे सोशल मीडिया सारी भाषाओं को कवर करता चला जा रहा है। तो फिर मेरी वही सलाह है, आप लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, अपनी भावनाओं को लिखिए, और आइए सोशल मीडिया पर आपको पाठक मिलेंगे, आपको पहचाना जाएगा, एक पहचान मिलेगी। जी, तो यानी कि आंचलिक भाषाओं पे भी भरपूर काम हो रहा है। बिल्कुल भरपूर काम हो रहा है, पूरे देश में आंचलिक भाषाओं में भरपूर काम हो रहा है। और मैं पब्लिक रिस्पांस के भी बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि किसी को भी अगर प्रोत्साहन, उत्साह या जो भी कह लीजिए मनोबल बढ़ता है वो पब्लिक रिस्पांस से होता है, पाठकों के रिस्पांस से होता है। उनका रिस्पांस इस दिशा में कैसा है? मेरा अनुभव है कि रचना जब अच्छी होती है तो वो धीरे धीरे पाठक उसको मिलते हैं। जी। और अगर पाठक नहीं मिले तो क्यों शुरू में घबरा जाना, काम करते रहिए, मेहनत करिए,
मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है। जी, बहुत सही। मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कलम से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता और साहित्य से बढ़िया कोई जो है वो माध्यम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। आज का युग है मोबाइल युग। सारी चीज़ें जो हैं एक छोटे से मोबाइल में सिमट गई हैं। वैसे में साहित्य की फ्यूचर आप कहाँ देखती हैं? क्योंकि सब कुछ जैसे बुक्स है, बुक रीडिंग जो है तो वो न तो नेचुरली पहले से कम हो गया है। हाँ ठीक है, पहले लोग भोजपत्रों पे लिखा करते थे, फिर किताबें छपी, तो समय बदलने के साथ साथ माध्यम बदलते रहे हैं, लेकिन साहित्य कहीं नहीं जाने का। कई बार मेरे से ये क्वेश्चन होता है कि विज्ञान के समय में साहित्य का क्या महत्व है। जी, इसके लिए मैं आती हूँ इस बात पर कि जिस समय सृष्टि की शुरुआत हुई, पशुओं ने अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाला। उन्होंने अपने मांसाहारी जंतुओं ने अपने दांत और नाखून तेज किए, और शाकाहारी जो वो थे उन्होंने दौड़ना सीखा, अपने आप को बचाने के लिए तैरना सीखा। लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान ने चीर फाड़ के लिए औजार बनाए। उसने घोड़े को साधा दौड़ने के लिए, मतलब वातावरण को वो अपने अनुकूल बनाने के लिए शुरू से प्रयत्नरत रहा। तो ये हमेशा होता रहा है कि उसके बाद आग ढूंढी गई, कृषि ढूंढी गई, पहिए ढूंढे गए, और आज विज्ञान ने वो सारी चीज़ें कर ली हैं जो कि बिल्कुल ही अविश्वसनीय थी, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इसका माध्यम क्या है? भाषा। जी बिल्कुल सही। बिना भाषा के विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता, किसी भी भावना का, किसी भी चीज़ का संप्रेषण नहीं होता। तो अब भाषा को, साहित्य को विज्ञान से कम नहीं कर सकते हैं। अब आइए मोबाइल पर। जी, मोबाइल पर ढेर सारा साहित्य उपस्थित है, जहाँ चाहिए जैसे चाहिए पढ़ लीजिए। किताबें, पांडुलिपियाँ हैं, उसमें हमारा कालजयी साहित्य बंद है, वो हमारी विरासत हैं, हमें जो मिली हैं, सो उनका महत्व कम नहीं होगा। किताबें छप रही हैं, अभी भी छप रही हैं, लेकिन सारा कुछ अगर मोबाइल पर है तो ज़्यादा आसान हो जाता है पढ़ना। जी, ज़्यादा आसान हो जाता है पढ़ना, ज़्यादा आसान हो जाता है लिखना। तो नई चीज़ों को अपनाइए, अपनाना चाहिए बिल्कुल। जी, नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। और सोशल मीडिया आज एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। साहित्य जो साहित्य सारा कुछ मोबाइल पे अवेलेबल है। अगर आपकी इंटरेस्ट है तो सब कुछ, लघु कथाओं से लेके स्टोरीज़, शॉर्ट फिल्म्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस दिशा में आप मूव कर सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ लिखने के लिए भी सोशल मीडिया जो है एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। बस ज़रूरत है इस बात की कि आप में को अगर इंटरेस्ट है तो आप उसमें दिशा में आगे बढ़ें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, मैं भी एक गार्जियन हूँ, हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी गार्जियन है। बच्चों की जो लैंग्वेज है वो पहले के जैसे, आज एक माध्यम, आज इंग्लिश पे बहुत ज़ोर बच्चे देते हैं, टीचर्स देते हैं, वैसे में हिंदी लैंग्वेज उनका इनरिच हो, ये सलाह में कैसे बेहतर किया सके, ये सलाह मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगी दर्शकों को। देखिए, अंग्रेज़ों के जाने के बाद से अभी तक हम अपना अंग्रेजी मोह छोड़ नहीं पाए हैं। जी, ये तो सही बात है कि इस समय समाज में इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा स्टाइलिश, ज़्यादा अच्छा समझा जाता है एज़ कंपेयर टू हिंदी बोलने वाले। और अंग्रेजी, चूँकि जैसे जैसे दुनिया छोटी होती जा रही है, अंग्रेजी हमारी भाषा में थोड़ा तो घुलती मिलती जा रही है। तो हर भाषा का अपना महत्व है, हिंदी को भी हमें बचा कर रखना है। सो हमको इसका प्रचार प्रसार करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें इस पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चे हमारे अपने घर में हैं, हम कम से कम हिंदी भाषा के क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को अपने घर में हिंदी के साथ जोड़ कर रख सकते हैं, और ये बहुत कठिन काम नहीं है। जी, किस तरह से किया जा सकता आज है? के समय में अंग्रेजी से तो वो वातावरण उनको जोड़ देता है। सो घर में हर समय अंग्रेजी मत बोलिए, हिंदी बोलिए। जी, के अलावा आंचलिक भाषाएं भी जो हैं वो भी अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार को, हमको, सबको हिंदी के उत्थान के लिए थोड़ा और काम करना पड़ेगा। जी, बहुत सही कहा। बच्चों को घर में जो है हिंदी में बात करें, उन्हें अच्छे अच्छे साहित्यिक, जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, साहित्य की छोटी छोटी बच्चों की भी किताबें अवेलेबल होती है, वो उन्हें ला के दे, वो उसे पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट जागेगा।
10 नहीं तो कम से कम 5 अच्छे वाक्य, अच्छे शब्द वो सीखेंगे और धीरे धीरे वो इनरिच होता चला जाएगा। जो हमारी आज की गेस्ट है उनकी लैंग्वेज भी पढ़ते पढ़ते ही इतनी इनरिच हुई कि वो आज हमारे बीच एक उदाहरण के तौर पे हैं कि किस तरह से महिलाएं साहित्य में अपना नाम कर रही हैं। एक चीज़ मैं यहाँ और जानना चाहूँगी, अभी भी हमारे समाज में महिलाओं को जो है वो जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। साहित्य की अगर संसार की बात की जाए तो यहाँ महिला लेखकों की स्थिति है। आप किसी भी लाइन में जाती हैं तो आपको अपने आप को साबित तो करना पड़ता है जी। ये पुरुष हो या स्त्री, हर किसी के लिए स्वयं को साबित करने के बाद ही स्वीकृति मिलती है, ये तो तय है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी लाइन में हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा, चीज़ों को महसूस करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी लेखनी चलानी होगी। एक दिन अचानक आप उठाकर कोई एक घटना लिख देते हैं या कोई एक बात लिख देते हैं तो उससे बात नहीं बनेगी। कुछ ऐसा होना चाहिए जो जाके मर्म को छुए, जो आप दिल से लिखें, दिल तक पहुँचे। तो इसके लिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि बना बनाया रास्ता है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जी, बहुत सही कहा। अगर शुरुआत में आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो वक्त दें। वक्त के साथ ही चीज़ें जो हैं वो समाज जो है, जो पाठक वर्ग है वो आपको एक्सेप्ट करता है। धीरे धीरे इंडिया में बहुत स्थिति महिलाओं की साहित्य की दिशा में सुधरी है। उनका परिचय, उनका नाम जो है एक मुकाम हासिल कर रहा है। सोशल मीडिया इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अभी जो हमारा वक्त गुजरा है कोरोना काल, लोगों के पास इतना वक्त रहा है श्रुति जी कि उनके पास पढ़ने का, लिखने का बहुत मौका, समय मिला है। ये जो कोरोना काल का वक्त लंबा गुजरा है, आप कैसा महसूस करते हैं ये जो फेज़ गुजरा है? क्योंकि इसमें लोगों के पास वक्त ही वक्त होता था अपने लिए, अपनों के लिए। तो ये कितना इनरिच कर गया है? पहले लॉकडाउन में जो रचनाएं आई वो तो बहुत मतलब दिल से लिखा था लोगों ने, ठीक है। लेकिन दूसरी बार के लॉकडाउन में अक्सर लोग डरे हुए थे। उस समय मैंने जितना पढ़ा ज़्यादातर उसी भावनाओं की रचनाएं आई हैं कि मैं मतलब बहुत परेशानी, और वो जो टीवी पर हर समय खबरें आती रहती थी, जो माहौल था, जो घरों में वो दुख, वो परेशानी कहिए या वो डर कहिए, वो साहित्य में पूरी तरह परिलक्षित हुआ है। क्योंकि साहित्य हमेशा समाज की मनोदशा को पूरी तरह से दिखाता रहा है, परिभाषित करता रहा है। तो ये सारा समय साहित्य में बंधा हुआ है जो कि हमेशा हमारी अगली पीढ़ियों तक भी पहुँचेगा। उस समय लोगों की जो मनोस्थिति रही है। जी, बहुत सही कहा। और बातें तो इतनी हैं जो हमेशा ही रह जाती है करने के लिए, लेकिन अब चूँकि वक्त हो चुका है, मैं श्रुति जी आपसे भी इजाज़त लूँगी और कार्यक्रम को समापन इनकी कुछ लाइनों से करना चाहूँगी। कसकर बंद कर रखी थी मुट्ठी, मगर फिसल गई सभी नेमतें, समय रूप और आंसू बिछड़ गए, अंत समय पछताना क्यों। तो पछताइए नहीं, वक्त है आपके पास, समय दीजिए अपने आप को और अपनी रचनाओं को। और इन पंक्तियों के साथ मैं इजाज़त लूँगी। अपने गेस्ट से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही दर्शकों, आपसे भी इजाज़त लूँगी, लेकिन जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारा पता नोट कीजिए, क्योंकि हमें आपके खतों का रहता है इंतज़ार। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमारे ईमेल आईडी पे भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो अगले अंक में फिर एक विषय के साथ और ऐसे ही अहम मुलाकातों के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।